नमस्कार। हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत आज अनुच्छेद टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, जिससे बहुत ही प्रश्न पूछे जाते हैं और एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए संकेतों से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें अनुच्छेद जो दिया गया है, अनुच्छेद 16वां, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 17, ये बताना है कि इसमें क्या है। तो देखिए, अनुच्छेद 16 जो है वो सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर से संबंधित है, तो 16 का पहले का डी हो जाएगा। अनुच्छेद 32 जो है वो संवैधानिक उपचार से संबंधित है, तो दूसरे का बी हो जाएगा। और अनुच्छेद 14 जो है वो अस्पृश्यता, अनुच्छेद 14 जो है वो कानून के समक्ष समानता से संबंधित है, तो तीसरे का ए हो जाएगा। और 17वां जो है वो अस्पृश्यता से संबंधित है, अस्पृश्यता अपराध से, तो चौथे का सी हो जाएगा। तो ऐसे में हो जाएगा डी पहले का और दूसरे का बी, तो डी बी फिर ए फिर सी, तो डी बी ए सी, डी बी ए सी ऑप्शन ए में मिल रहा है। ऑप्शन ए सही है। राज्य बनाने और समाप्त करने की शक्ति निहित है, तो राज्य बनाने और समाप्त करने की शक्ति किस में निहित है आपको ये बताना है। तो वो भारत के राष्ट्रपति में निहित है, प्रधानमंत्री में निहित है, संसद में निहित है या लोकसभा में निहित है। तो राज्य बनाने और समाप्त करने की शक्ति जो है वो संसद में निहित है। ऑप्शन सी सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों के निर्माण, उनके क्षेत्रों, सीमाओं तथा नाम में परिवर्तन का अधिकार शक्ति संसद में निहित है। किसी नए राज्य का निर्माण संसद अपने साधारण बहुमत से करती है, तो नए राज्य का निर्माण संसद कैसे करती है, तो साधारण बहुमत से। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या है, तो भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है। देखिए, जब ये प्रश्न पूछा गया था 2005 और 9 में, तो उस समय जो थी अनुच्छेदों की जो संख्या थी वो 395 थी, लेकिन वर्तमान में अनुच्छेदों की कुल संख्या 465 हो गई है। तो उस समय जो सही था वो ऑप्शन डी 395 अनुच्छेद, लेकिन वर्तमान में 465 है। लेकिन मूल अनुच्छेद में आज भी 395 ही हैं। मूल अनुच्छेद अगर पूछता है तो वो 395 अनुच्छेद हैं, जिसमें 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थीं। वर्तमान में अनुच्छेदों की संख्या बढ़ के 465 हो गई है। नेक्स्ट है, भारत राज्यों का संघ है, यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित है। तो भारत राज्यों का संघ है, अनुच्छेद 1 में है, अनुच्छेद 2 में है, अनुच्छेद 3 में है या अनुच्छेद 4 में है। तो भारत राज्यों का संघ है, यह उद्घोषित है अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। भारत के राज्य क्षेत्र में क राज्यों के क्षेत्र राज्य क्षेत्र, ख पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र और ग ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं समाविष्ट होंगे। अनुच्छेद 2 भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना से संबंधित है। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण व वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या नामों में परिवर्तन संबंधी उपबंध है। अनुच्छेद 4 के अनुसार पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, अनुषंगिक और परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियों को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान संशोधन नहीं समझा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। तो अभी हमने देखा कि अनुच्छेद 1 में भारत को कहा गया है राज्यों का संघ। ऑप्शन ए सही है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 1 भारत का वर्णन इस तरह करता है, तो अनुच्छेद 1 में है राज्यों का संघ। ऑप्शन डी सही है। भारत का संविधान भारत को निम्नलिखित में से क्या घोषित करता है। राज्यों का एक यूनियन या समूह। ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी सही है इसमें। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद संसद को नागरिकता के अधिकार को नियमित करने की शक्ति प्रदान करता है वह है, तो वो है अनुच्छेद 8 है, 9 है, 10 है या 11 है। तो वो है अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 जो है वो संसद को नागरिकता के अधिकार को नियमित करने की शक्ति प्रदान करता है। ऑप्शन डी सही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के
तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में नियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है। इस शक्ति का प्रयोग कर संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया गया है, जो भारत में वर्तमान नागरिकता संबंधी विधि का उपबंध है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को परिभाषित किया गया है? तो किस अनुच्छेद में राज्य को परिभाषित किया गया है? 33 में, 35 में, 12 में या 34 में? तो देखिए, अनुच्छेद 12 में राज्य को परिभाषित किया गया है। ऑप्शन सी सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद, द्वितीय प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल, तथा तीसरा है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद समूह से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त होती है? तो सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त होती है, यह बताना है आपको। तो वो ऑप्शन ए में है कि अनुच्छेद 12 351 से 356 तक, और दूसरा है कि अनुच्छेद 12 151 तथा 156 से। तीसरा ऑप्शन सी में है कि अनुच्छेद 13 251 तथा 254 से। ऑप्शन डी में है कि अनुच्छेद 21 24 तथा 25 से। तो सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 13वां 251 तथा 254 से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त होती है। ऑप्शन सी सही है। इसकी व्याख्या हम देखेंगे कि उच्चतम न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 13, 51 तथा 24, 251 तथा 254 से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त होती है। अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों से असंगत विधियों को शून्य घोषित करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय को प्रदान की गई है। अनुच्छेद 251 और 254 में संघीय और राज्य विधियों में विसंगति होने पर राज्य विधियों के शून्य होने का प्रावधान है। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों को प्राप्त है। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति न्यायालय SC सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट की वह शक्ति है जिसके तहत वह विधानमंडल द्वारा पारित कानूनों या कार्यपालिका द्वारा जारी आदेशों की संवैधानिकता का परीक्षण करता है। नेक्स्ट है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति संविधान के अंतर्गत किन अनुच्छेद में दी गई है? तो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति जो है वो अनुच्छेद 13 में दी गई है, अभी हमने ऊपर देखा है। ऑप्शन ए सही है। हमारे संविधान का अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच है, जो संघ या राज्य द्वारा बनाए गए ऐसे कानूनों से उन्हें संरक्षित करता है जो मूल अधिकारों को कम या सीमित करते हैं। अर्थात इसके माध्यम से न्यायालयों, उच्चतम तथा एवं उच्च न्यायालय को मूल अधिकारों से असंगत होने वाले कानूनों को शून्य घोषित करने की शक्ति प्राप्त होती है। भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन संसद तथा राज्य व्यवस्थापिकाओं की विधायन सत्ता पर नियंत्रण लगाता है? तो वो है अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 245 या अनुच्छेद 246 या उपरोक्त सभी। तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 संसद तथा राज्य व्यवस्थापकों की विधायन सत्ता पर नियंत्रण लगाता है। तो वो है अनुच्छेद 13। ऑप्शन ए सही है। अनुच्छेद 13 संघ या राज्य को मूल अधिकारों को कम या सीमित करने वाली किसी भी विधि को बनाने से प्रतिबंधित या नियंत्रित करता है। अनुच्छेद 245 संघ एवं राज्य विधानमंडलों द्वारा निर्मित विधियों के क्षेत्रीय विस्तार के बारे में है, जबकि अनुच्छेद 246 विषय वस्तु के आधार पर विधायी शक्तियों के वितरण से संबंधित है। अनुच्छेद 246 का वर्णन 7वीं अनुसूची में भी है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची का वर्णन है। इन सूचियों में वर्णित विषयों पर संघ एवं राज्यों को अपने अपने अधिकार क्षेत्र में रहते हुए कानून बनाने का विशेष अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समानता के अधिकार मुख्यतः किन अनुच्छेदों में है? तो समानता का अधिकार किन अनुच्छेद में है ये बताना है। तो अनुच्छेद 14 से 18 में है, अनुच्छेद 14 से 20 में है,
या अनुच्छेद 18 से 22 में है या अनुच्छेद 22 से 26 में है। तो देखिए समानता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 14 से 18 में है। ऑप्शन ए सही है। भारतीय संविधान के भाग 3 के तहत अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के अधिकार की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 एवं 18 में क्रमशः विधि के समक्ष समानता, मूल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, लोक नियोजन में अवसर की समानता या अस्पृश्यता का अंत तथा उपाधियों का अंत का वर्णन है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में देखेंगे कि अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार की व्यवस्था की गई है, जिसमें क्रमशः वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 क, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22 का वर्णन है। अनुच्छेद 23 और 24 के में शोषण के विरुद्ध अधिकार की व्यवस्था की गई है, जिसमें क्रमशः मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध अनुच्छेद 23 तथा कारखानों एवं जोखिम भरे कार्यों में बालकों के नियोजन पर रोक अनुच्छेद 24 का वर्णन है। अनुच्छेद 25 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की व्यवस्था की गई है, जिसमें क्रमशः अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण एवं प्रचार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता अनुच्छेद 27, कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता अनुच्छेद 28 का वर्णन है। अनुच्छेद 29 से 30 तक संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार की व्यवस्था की गई है, जिसमें क्रमशः अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 तथा शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने के अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार अनुच्छेद 30 का वर्णन है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो वो है समानता का अधिकार 14 से 18, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 23 से 24, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। तो देखिए इसमें जो सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन बी, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 23-24, बाकी सब सुमेलित हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदत्त किया गया है। वे हैं अनुच्छेद 16 से 20, अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 15 से 19 या अनुच्छेद 13 से 17। तो भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है और वो है अनुच्छेद 14 से 18। ऑप्शन बी सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 की धारा 4 पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिए किसको विशेषाधिकार देती है। तो व्यक्ति को देती है, केंद्र को देती है, सामाजिक समूह को देती है, राज्यों को देती है। तो यह देती है केंद्र और राज्य दोनों को। ऑप्शन बी एंड डी दोनों सही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 के उपखंड 4 के तहत पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसके तहत केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार दोनों को इन वर्गों के संबंध में आरक्षण का प्रावधान करने की विशेष शक्ति है। अतः इस प्रश्न का विकल्प जो है बी और डी दोनों ही सही है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया है। तो अस्पृश्यता का अनुच्छेद 15 में किया गया है, अनुच्छेद 16 में, अनुच्छेद 17 में, अनुच्छेद 18 में। तो अस्पृश्यता का अंत है अनुच्छेद 17 में। ऑप्शन सी सही है। 15 में है, अनुच्छेद 15 में है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। और अनुच्छेद 16 में है लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत और अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद सार्वजनिक सेवाओं में अवसर की समानता प्रदान करता है। तो वो अनुच्छेद 14 है, 15 है, 16 है या 17 है। तो वो है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 जो है वो सार्वजनिक सेवाओं में अवसर की समानता प्रदान करता है। ऑप्शन सी सही है।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 समाप्त करता है। तो अनुच्छेद 17 क्या समाप्त करता है? अस्पृश्यता, खिताब, प्रेस की स्वतंत्रता या दास्ता। तो अनुच्छेद 17 जो है वो अस्पृश्यता को समाप्त करता है। ऑप्शन ए सही है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 संबंधित है। तो 17 संबंधित है अस्पृश्यता के अंश से। ऑप्शन बी सही है। स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी किस अनुच्छेद द्वारा दी गई है? तो वह दी गई है अनुच्छेद 17, 18, 19 या 20। तो स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी जो है वो अनुच्छेद 19 में वर्णित है। ऑप्शन सी सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वतंत्रता प्रदत्त नहीं है? तो वो है सभा की स्वतंत्रता, भ्रमण की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता या निवास तथा बस जाने की स्वतंत्रता। तो 19 में जो नहीं है वो है धर्म की स्वतंत्रता। ऑप्शन सी सही है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं, जो निम्नलिखित है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता, संगत या संघ बनाने की स्वतंत्रता, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण की स्वतंत्रता, राज्य क्षेत्र में निवास करने एवं बस जाने की स्वतंत्रता, कोई वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता। इसमें धर्म की स्वतंत्रता की कहीं बात नहीं की गई है। धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28 में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं? तो अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20 या अनुच्छेद 21। तो यह दी गई है अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 के तहत नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। ऑप्शन बी सही है। निम्न अनुच्छेदों में कौन सा एक शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? तो शिक्षा के अधिकार से जो संबंधित है वो है अनुच्छेद 20A, अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 22A, अनुच्छेद 22B। तो वो है अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद 21A जो है वो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन बी सही है। संविधान का अनुच्छेद 21A शिक्षा के मौलिक अधिकार से संबंधित है। इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है। इसे 86वें संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। मूल संविधान में अनुच्छेद 45 के तहत नीति निर्देशक तत्व में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करने का निर्देश राज्यों को दिया गया था। किंतु मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य 1992 के बाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। अतः संसद द्वारा अनुच्छेद 21A को संविधान के भाग 3 में जोड़कर शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार किन अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है? तो वह किया गया अनुच्छेद 16 से 20, अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 25 से 28 या अनुच्छेद 29 से 30। तो भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 द्वारा प्रदान किया गया है। ऑप्शन बी सही है। अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग जो है वो ऑप्शन ए में है कि 28 में है, ऑप्शन बी में है 29 में है, ऑप्शन सी में है 29 और 30 में, और ऑप्शन डी में है कि 30 में है। तो देखिए अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग जो है वो संविधान के 19 और अनुच्छेद 19 और 29 और 30 में किया गया है। ऑप्शन सी सही है। संविधान का अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण एवं अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार संदर्भित करता है। अतः स्पष्ट है कि अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग अनुच्छेद 29 एवं अनुच्छेद 30 दोनों में किया गया है। अल्पसंख्यक शब्द को संविधान में परिभाषित या स्पष्टीकृत नहीं किया गया है। अल्पसंख्यक शब्द जो है वो संविधान में परिभाषित नहीं है, उसमें उसका उल्लेख नहीं है अल्पसंख्यक शब्द का। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण से संबंधित है? तो वो है अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30 या अनुच्छेद 31। तो वो है अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 जो है वो अल्पसंख्यक वर्ग के हित के संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है?
तो अनुच्छेद 29 है, अनुच्छेद 30 है, 31 है या 32 है? तो वह है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 जो है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है। ऑप्शन डी सही है। संविधान का अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान करता है। मूल अधिकारों के संरक्षण का अधिकार स्वयं में ही एक मूल अधिकार है। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान की आत्मा है। अनुच्छेद 32 के तहत मूल अधिकारों की रक्षा की विशेष शक्ति सर्वोच्च न्यायालय से को प्राप्त है। इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय 5 रिटें जारी करता है जो निम्न है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण। और बिल्कुल इसी प्रकार की शक्तियाँ उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के द्वारा प्रदान की गई हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में कितने प्रकार की रिटें हैं? तो अभी हमने देखा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में 5 प्रकार की रिटें हैं। ऑप्शन बी सही है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों के गठन का प्रावधान है? तो पंचायतों के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 39 में है, अनुच्छेद 40 में है, अनुच्छेद 41 में है या अनुच्छेद 42 में है? तो वो है अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 40 में पंचायतों के गठन का प्रावधान है। संविधान का अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में देखेंगे कि अनुच्छेद 40 को व्यवहार में लाने के लिए संघीय सरकार ने 73वें संशोधन 1992 द्वारा संविधान में भाग 9 तथा भाग 11 तथा 11वीं अनुसूची जोड़कर पंचायतों संबंधी प्रावधान किया। नगर पालिकाओं के गठन संबंधी प्रावधान भाग 9 क एवं 12वीं अनुसूची में किया गया है। इसे 74वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया है। 2011 में 97वां संशोधन करके भाग 9 ख स्थापित किया गया, जिसमें सहकारी समितियों का वर्णन किया गया है। इसी व्यवस्था अनुच्छेद 243 य ज से 243 य न तक है। नेक्स्ट है, हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन उपबंधित है? तो वो है अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 48 क, अनुच्छेद 47 या अनुच्छेद 47 क। तो वो है अनुच्छेद 48 क। अनुच्छेद 48 क के अंतर्गत पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन उपबंधित है। ऑप्शन बी सही है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 48 क के तहत पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन उपबंधित है। इसके अनुसार राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 48 के अनुसार राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक तथा वैज्ञानिक ढंग से संगठित करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 47 के अनुसार राज्य लोगों के पोषाहार स्तर, जीवन स्तर ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य आदि सुधारने का प्रयास करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहित करने की शक्ति है? तो वो है ऑप्शन ए में है कि अनुच्छेद 48, ऑप्शन बी में है अनुच्छेद 49, ऑप्शन सी में है अनुच्छेद 50, ऑप्शन डी में है अनुच्छेद 51। तो वो है अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 के तहत राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहित करने की शक्ति प्रदान की गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के तहत राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहित करने की शक्ति प्राप्त है। उसी प्रकार अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन, अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण कर तथा अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित है? तो वो है अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 52 या अनुच्छेद 53। तो वो है अनुच्छेद 51। ऑप्शन बी सही है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित है। ऑप्शन बी सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है। इसके अनुसार राज्य
अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि का, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का, संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का, और अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थता द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद भारतीय संविधान में निर्दिष्ट भाग 4 के अंतर्गत पंच निर्णय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान को प्रोत्साहित करता है? तो वो है ऑप्शन ए में है कि अनुच्छेद 48, ऑप्शन बी में है अनुच्छेद 49, ऑप्शन सी में है अनुच्छेद 50, ऑप्शन डी में है अनुच्छेद 51। तो वो है अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 जो है भारतीय संविधान में निर्दिष्ट भाग 4 के अंतर्गत पंच निर्णयन के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान को प्रोत्साहित करता है। अनुच्छेद 51, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो भारत की विदेश नीति से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? अनुच्छेद 380, 212, 163 या 51। तो देखिए प्रश्न को थोड़ा सा चेंज करके पूछा गया है, तो अनुच्छेद 51 होगा कि भारत की विदेश नीति से संबंधित है, तो अनुच्छेद 51, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय विदेश नीति से संबंधित है? अभी हमने देखा अनुच्छेद 51, ऑप्शन ए सही है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित है? अनुच्छेद 51। कितनी बार प्रश्नों को पूछा गया है? एक ही प्रश्न को। मौलिक कर्तव्य का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो मौलिक कर्तव्य का उल्लेख जो है वो ऑप्शन ए में है कि 49, बी 50, सी 52 और डी 51A। तो जो मौलिक कर्तव्य का उल्लेख भारत के संविधान 51A के तहत लिखित है। अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, ऑप्शन डी सही है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो 51A, ऑप्शन बी सही है। भारत के राष्ट्रपति की पद अवधि पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की होती है, किंतु वह पुनर्निर्वाचन का पात्र है। तो यह व्याख्या है, तो यह व्याख्या जो है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है? तो वो दी गई है अनुच्छेद 56 से 57, अनुच्छेद 53 से 54, अनुच्छेद 58 से 59, अनुच्छेद 65 से 66। तो देखिए यह दिया गया है अनुच्छेद 56 से 57 में कि भारत के राष्ट्रपति की पद अवधि पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की होती है। ठीक है, यह पुनर्निर्वाचन का पात्र, किंतु यह पुनर्निर्वाचन का पात्र है। यह व्याख्या जो है अनुच्छेद 56 से 57 में दी गई है, ऑप्शन ए सही है। अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है। अनुच्छेद 57 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति पद पर पदस्थ व्यक्ति दूसरे कार्यकाल के लिए भी चुनाव में उम्मीदवार बन सकता है। हालांकि कोई व्यक्ति अधिकतम कितनी बार राष्ट्रपति निर्वाचित किया जा सकता है, इसके बारे में संविधान मौन है। तो कोई भी व्यक्ति अधिकतम कितनी बार राष्ट्रपति बनेगा, इसके लिए संविधान में कोई लिखित प्रावधान नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 52 में, अनुच्छेद 61 में, अनुच्छेद 57 में या अनुच्छेद 59 में? तो वह है अनुच्छेद 61 में। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन है। अनुच्छेद 51, ऑप्शन बी सही है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 61 में दिया गया है। अनुच्छेद 52 में भारत के लिए एक राष्ट्रपति का वर्णन है और अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता का वर्णन है, तथा अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति की परिलब्धियां और उसके भत्ते एवं उसके कार्यकाल में घटाए नहीं जा सकते हैं। ये इसका वर्णन है अनुच्छेद 59 में। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिमंडल की सलाह मानने को बाध्य हैं? तो वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिमंडल की सलाह मानने को बाध्य है? ऑप्शन ए में है कि 74वां, ऑप्शन बी में है 76वां, ऑप्शन सी में है 78वां या ऑप्शन डी में है 80वां।
तो देखिए भारत का राष्ट्रपति जो है वो संविधान के अनुच्छेद 74वें में के अंतर्गत मंत्रिमंडल की सलाह मानने को बाध्य है। ऑप्शन ए सही है। अनुच्छेद 74 में प्रावधान है कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग ऐसी सलाह के अनुसार करेगा। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा इसमें एक महत्वपूर्ण उपबंध जोड़ा गया जिसके अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, परंतु पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करने को वह बाध्य होगा। उल्लेखनीय है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के संशोधन से संबंधित विधेयक तथा धन विधेयक को राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य होता है, वह उसे पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। तो धन विधेयक को राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य होता है और उसको पुनर्विचार के लिए लौटाया नहीं जाता है धन विधेयक को, और इसका वर्णन है 368 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति संघीय कैबिनेट की सलाह मानने को बाध्य है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय कैबिनेट की सलाह मानने को बाध्य है? अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 74। तो वह है अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति संघीय कैबिनेट की सलाह मानने को बाध्य है। ऑप्शन डी सही है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को सूचना का अधिकार दिया गया है? तो राष्ट्रपति को सूचना का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो वो है अनुच्छेद 52 में, अनुच्छेद 61 में, अनुच्छेद 78 में, अनुच्छेद 75 में। तो वह है अनुच्छेद 78 में। अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को सूचना का अधिकार दिया गया है। ऑप्शन सी सही है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह देश के प्रशासनिक एवं विधायी मामलों तथा मंत्रिपरिषद के निर्णय के संबंध में राष्ट्रपति को सूचना दें, यदि राष्ट्रपति इस प्रकार की सूचना प्राप्त करना आवश्यक समझे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक संबंधी विशेष प्रक्रिया का वर्णन किया गया है? तो संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक संबंधित प्रक्रिया का वर्णन है? तो 105 में है, 215 में है, 109 में है या 249 में है? तो देखिए धन विधेयक संबंधी विशेष प्रक्रिया का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 109 में। ऑप्शन सी सही है। संविधान का अनुच्छेद 109 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख करता है। धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में वर्णित है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध वित्त विधेयक से है? तो वित्त विधेयक और धन विधेयक एक ही होता है। ऑप्शन सी 109 में है और 9 है वो ऑप्शन सी में है। धन विधेयक को परिभाषित किया गया है, तो अभी हमने देखा कि धन विधेयक को 110 में परिभाषित किया गया है। ऑप्शन ए सही है। संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार कोई विधेयक धन विधेयक समझा जाता है यदि उसमें केवल निम्न सभी या किन्हीं विषयों से संबंधित उपबंध हैं: किसी कर का अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन, सरकार द्वारा धन उधार लेने का विनियमन और भारत की संचित निधि या आकस्मिकता निधि से धन जमा करना या निकालना, किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित घोषित करना या बढ़ाना, भारत की संचित निधि या भारत के लोक लेखा मध्य धन प्राप्त करने अथवा ऐसे धन की अभिरक्षा या उसके निर्गमन अथवा संघ या राज्य के लेखाओं की संपरीक्षा आदि। संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय की स्थापना एवं संरचना का वर्णन किया गया है? तो उच्चतम न्यायालय की स्थापना और संरचना का वर्णन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो यह किया गया है अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 122 या अनुच्छेद 121। तो देखिए यह किया गया है अनुच्छेद 124। 124 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय की स्थापना एवं संरचना का वर्णन किया गया है। ऑप्शन ए सही है। संविधान के अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना एवं गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है। प्रारंभ में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 7 थी। सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा उच्चतम न्यायालय में अन्य न्यायाधीशों की संख्या को 30 से बढ़ाकर 33 कर दिया गया है। इस प्रकार वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश सहित उच्चतम न्यायालय
में न्यायाधीशों की कुल संख्या 33 + 1 34 है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की व्याख्या है? तो न्यायाधीशों की व्याख्या जो है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 124 में, अनुच्छेद 125 में, अनुच्छेद 126 में, अनुच्छेद 127 में। तो देखिए वह है 127 में। अनुच्छेद 127 में सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की व्यवस्था है। ऑप्शन डी सही है। संविधान के अनुच्छेद 127 के अनुसार भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्तियां कर सकता है। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय का सत्र आयोजित करने या चालू रखने के लिए न्यायाधीशों की गण पूर्ति प्राप्त न होने पर की जाती है। किसी उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश को जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है, संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। तदर्थ न्यायाधीश केवल उच्चतम न्यायालय में नियुक्त किए जाते हैं, उच्च न्यायालय में नहीं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय तथा आदेश के पुनरीक्षण की शक्ति प्राप्त है? तो वो है अनुच्छेद 135 में, अनुच्छेद 136 में, अनुच्छेद 137 में, अनुच्छेद 138 में। तो अनुच्छेद 137 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय तथा आदेश के पुनरीक्षण की शक्ति प्राप्त है। ऑप्शन सी सही है। संविधान के अनुच्छेद 137 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अपने द्वारा दिए गए निर्णय या आदेश का पुनर्विलोकन करने की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 136 के तहत उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति से अपील का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा एक अनुच्छेद राष्ट्रपति को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करता है? तो वो है ऑप्शन ए 147, ऑप्शन बी अनुच्छेद 148, ऑप्शन सी अनुच्छेद 149, ऑप्शन डी अनुच्छेद 150। तो अनुच्छेद 148 राष्ट्रपति को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करता है। ऑप्शन बी सही है। अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा जिसको राष्ट्रपति नियुक्त करेगा तथा यह अपने पद से उसी रीति एवं आधारों से हटाया जाएगा जिस रीति एवं आधारों से उच्चतम न्यायालय को न्यायाधीश को हटाया जाता है। अनुच्छेद 149 नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियाँ। अनुच्छेद 150 संघ एवं राज्यों को लेखाओं का प्रारूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक नियुक्त करने का अधिकार है भारत के संविधान के प्रावधान के अनुसार। तो किस भारत के राष्ट्रपति को नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक नियुक्त करने का अधिकार प्राप्त है किस अनुच्छेद के द्वारा? तो वह है अनुच्छेद 146, अनुच्छेद 147, अनुच्छेद 148 या अनुच्छेद 149। तो वो है अनुच्छेद 148। 148 के तहत भारत के राष्ट्रपति को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त करने का अधिकार है। ऑप्शन सी सही है। भारत के राष्ट्रपति को नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक नियुक्त करने का अधिकार है भारत के संविधान के प्रावधान के अनुसार। तो वो है ऑप्शन सी 148। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो कौन सा युग्म सही सुमेलित है? अनुच्छेद 153 राज्यपाल की नियुक्ति, अनुच्छेद 154 राज्यपाल का कार्यकाल, अनुच्छेद 162 राज्य का महाधिवक्ता, अनुच्छेद 153 मुख्यमंत्री का दायित्व। तो जो सही सुमेलित है वो है, देखेंगे हम इसको व्याख्या से कि राज्यों में अनुच्छेद 153 में है राज्यों के राज्यपाल का वर्णन, अनुच्छेद 154 में है राज्य के कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, अनुच्छेद 155 में है राज्यपाल की नियुक्ति, 156 में है राज्यपाल का कार्यकाल और 162 में है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, अनुच्छेद 165 में है राज्य का महाधिवक्ता और 167 में है मुख्यमंत्री का दायित्व होगा कि वह राज्यों के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक
प्रस्थापनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राज्यपाल को सुनिश्चित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उन बातों को छोड़कर जिनमें राज्यपाल स्वविवेक से कार्य करता है, अन्य कार्यों के निर्वाह में उसे सहायता और सलाह प्रदान करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा? तो वो है 160 के अंतर्गत, 161 के अंतर्गत, 162 के अंतर्गत, 163 के अंतर्गत। तो भारत के संविधान के 163 के अंतर्गत उन बातों को छोड़कर जिनमें राज्यपाल स्वविवेक से कार्य करता है, अन्य कार्यों के निर्वाह में उसे सहायता और सलाह प्रदान करने की शक्ति मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। इसका वर्णन है 163 में, ऑप्शन डी सही है। मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो मुख्यमंत्री के कार्य और शक्तियों का उल्लेख मिलता है, ऑप्शन ए में है कि 162 के अंतर्गत, ऑप्शन बी में है 167 के अंतर्गत, ऑप्शन सी में है 168 के अंतर्गत, ऑप्शन डी में है 169 के अंतर्गत। तो वो है 167 के अंतर्गत, ऑप्शन बी सही है। अनुच्छेद 167 के अंतर्गत राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख है। अनुच्छेद 162 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। इसके अनुसार संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों पर होगा जिनके संबंध में उस राज्य के विधानमंडल को विधि बनाने की शक्ति है। अनुच्छेद 168 में राज्यों के विधानमंडल के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 169 में राज्यों के विधान परिषद के गठन एवं उत्सादन की बात की गई है। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में विधान परिषदों की समाप्ति एवं संरचना से संबंधित है? तो वो है ऑप्शन ए में है कि अनुच्छेद 167, ऑप्शन बी में है अनुच्छेद 168, ऑप्शन सी में है अनुच्छेद 169, ऑप्शन डी में है अनुच्छेद 170। तो राज्यों के विधान परिषदों की समाप्ति एवं संरचना संबंधित है अनुच्छेद 169 में, ऑप्शन सी सही है। संविधान का अनुच्छेद 169 राज्यों में विधान परिषदों के गठन की समाप्ति से संबंधित है। इसके अनुसार यदि किसी भी राज्य की विधानसभा अपने बहुमत से तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से संकल्प पारित करके केंद्र को भेजती है तो संसद संबंधित राज्य में विधान परिषद का उत्सादन या सृजन कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति की सलाह के लिए रख सकता है? ऑप्शन ए में है अनुच्छेद 169, ऑप्शन बी में है 200, अनुच्छेद 200, ऑप्शन सी में है 201 और ऑप्शन डी में है अनुच्छेद 257। तो अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति की सलाह देने के लिए रख सकता है, ऑप्शन बी सही है। अनुच्छेद 200 के अनुसार जब कोई विधेयक राज्य की विधानसभा द्वारा या विधान परिषद वाले राज्यों में विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है तब वह राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और राज्यपाल घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है अथवा वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु सुरक्षित रख सकता है? तो ऑप्शन ए में है अनुच्छेद 256, ऑप्शन बी में है 257, ऑप्शन सी में है अनुच्छेद 213 और ऑप्शन डी में है अनुच्छेद 200। तो वह है अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु सुरक्षित रख सकता है, ऑप्शन डी सही है। जिला जज की नियुक्ति का संबंध संविधान के किस अनुच्छेद से है? तो जिला जज की नियुक्ति का संबंध किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो वो है अनुच्छेद 233, अनुच्छेद 231, अनुच्छेद 232 या अनुच्छेद 230। तो वो है अनुच्छेद 233। 233 के तहत जिला जज की नियुक्ति का संबंध अनुच्छेद 233 से संबंधित है, ऑप्शन ए सही है। अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। इसके अनुसार किसी राज्य में जिला न्यायाधीश नियुक्त
होने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति तथा जिला न्यायाधीश की पद स्थापना और प्रोन्नति उस राज्य का राज्यपाल ऐसे राज्य के संबंध में आधिकारिकता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय से परामर्श करके करेगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उपबंधित हैं? तो अवशिष्ट शक्तियाँ किस अनुच्छेद से संबंधित हैं? तो वो है अनुच्छेद 135, अनुच्छेद 248, अनुच्छेद 247 या अनुच्छेद 245। तो अनुच्छेद 248 भारतीय संविधान में अनुच्छेद 248 जो है वो अवशिष्ट शक्तियाँ उपबंधित है अनुच्छेद 248 में। ऑप्शन बी सही है। अनुच्छेद 135 विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की आधिकारिकता और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोक्तव्य होना और अनुच्छेद 245 संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगी और किसी राज्य का विधानमंडल संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगा। अनुच्छेद 247 संसद को अधिकार है कि वह कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना कर सकती है और अनुच्छेद 248 संविधान के अनुच्छेद 248 के अनुच्छेद अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ संघीय संसद को सौंपी गई हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है? तो वह है अनुच्छेद 247, अनुच्छेद 248, अनुच्छेद 249 या अनुच्छेद 250। तो यह है अनुच्छेद 249। अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है। ऑप्शन सी सही है। संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत यदि राज्यसभा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से ऐसे संकल्प पारित करें कि राज्य सूची के किसी विषय पर विधि बनाना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है, तो संसद उस विषय पर विधि बना सकती है। ऐसी विधि संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए बनाई जा सकती है। राज्यसभा का संकल्प 1 वर्ष तक प्रवर्तन में रहता है। 1 वर्ष पश्चात राज्यसभा पुनः संकल्प पारित कर सकती है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है? तो वो है अनुच्छेद 229, अनुच्छेद 239, अनुच्छेद 259 या अनुच्छेद 249। तो वह है 249। ऑप्शन डी है। अनुच्छेद 249 के तहत संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। ऑप्शन डी सही है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है? तो वो है अनुच्छेद 115, अनुच्छेद 116, अनुच्छेद 226 या अनुच्छेद 249। तो अभी हमने ऊपर के प्रश्न में देखा कि अनुच्छेद 249 के तहत संसद को राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है। ऑप्शन डी सही है। ये भी वही प्रश्न है उससे से रिलेटेड कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद राज्य सूची में दिए गए विषय पर कानून बना सकती है। तो अनुच्छेद 249 ऑप्शन डी सही है। अनुच्छेद 249 किसके अधिकारों से संबंधित है? तो वह है राज्यसभा के अधिकारों से संबंधित। ऑप्शन बी सही है। भारतीय संविधान में केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो वो है ऑप्शन ए है कि 256 से 263, अनुच्छेद 245 से 255, अनुच्छेद 264 से 251, अनुच्छेद 294 से 300। तो वह है अनुच्छेद 256 से 63। ऑप्शन ए सही है। भारत के संविधान के 11वें भाग में संघ और राज्यों के बीच संबंधों का वर्णन है। इसी भाग के दूसरे अध्याय में अनुच्छेद 256 से अनुच्छेद 263 तक केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों का वर्णन है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में देखेंगे थोड़ा सा कि संविधान के 11वें भाग के पहले अध्याय में अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 255 तक संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध वर्णित हैं और संघ एवं राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का वर्णन संविधान के भाग 12
में अनुच्छेद 268 200 से 281 के तहत किया गया है। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारिया कमीशन द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की संस्तुति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? तो वो अनुच्छेद 260 है, अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 263 दो बार दिया है, और अनुच्छेद 260। तो इसमें सरकारिया कमीशन द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की संस्तुति तो संविधान के अनुच्छेद 263 में की गई है। ऑप्शन सी सही है। अनुच्छेद 263 केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति को एक अंतर्राज्य परिषद की स्थापना करने की शक्ति प्रदान करता है यदि उसे यह प्रतीत हो कि उसकी स्थापना से लोक हितों की सिद्धि होगी। अतः अंतर्राज्यीय परिषदों का निर्माण स्रोत संवैधानिक है। संविधान में उल्लिखित प्रावधानों के तहत इसकी स्थापना होती है। सरकारिया कमीशन द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की संस्तुति दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख है। तो अखिल भारतीय सेवाओं का किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लेख है? ऑप्शन में ए में है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 260 में, ऑप्शन बी में है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 212 में, ऑप्शन सी में है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 में, ऑप्शन डी में है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 में। तो अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 में। ऑप्शन बी सही है। अनुच्छेद 260 के अंतर्गत भारत के बाहर के राज्य क्षेत्र से संबंध में राज्य क्षेत्रों के संबंध में संघ की अधिकारिता का उल्लेख है, और अनुच्छेद 300 में वाद और कार्यवाहियों का उल्लेख है। अनुच्छेद 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के गठन संबंधी प्रावधान उल्लिखित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद साधारण बहुमत से विधि पारित कर संशोधन नहीं कर सकती है? तो वो है अनुच्छेद 303 में, और अनुच्छेद 105 में, अनुच्छेद 11 में, अनुच्छेद 312 में। तो वो है अनुच्छेद 312 में संसद साधारण बहुमत से विधि पारित कर संशोधन नहीं कर सकती। अनुच्छेद 312 ऑप्शन डी सही है। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के विषय में है। अनुच्छेद 312 में यह उपबंध है कि यदि राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा यह घोषित करती है कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो संसद विधि बनाकर अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है। नेक्स्ट है, भारतीय संसद के निम्न अनुच्छेदों में किसमें निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? तो आपको बताना है कि निर्वाचन आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो वो है ऑप्शन ए में है अनुच्छेद 320 में, अनुच्छेद 324 में, अनुच्छेद 226 में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 324 में। ऑप्शन बी सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत संसद, राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है, और निर्वाचन आयोग जो है एक संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट है, भारत में निर्वाचन आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो निर्वाचन आयोग का गठन अभी हमने देखा कि 324 में किया गया है। ऑप्शन डी सही है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? 324 में। ऑप्शन सी सही है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह उल्लिखित है कि निर्वाचक नामावली धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर तैयार नहीं की जाएगी? तो वो है अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 325 या अनुच्छेद 326। तो वो है अनुच्छेद 325। 325 के अंतर्गत निर्वाचक नामावली धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर तैयार नहीं की जाएगी। ऑप्शन सी सही है। संविधान के अनुच्छेद 325 के अंतर्गत संसद के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन के लिए निर्वाचन के लिए प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक साधारण निर्वाचक नामावली होगी, और केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या इनमें से किसी के आधार पर कोई
व्यक्ति ऐसी किसी नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए आप अपात्र नहीं होगा या ऐसे किसी निर्वाचन क्षेत्र के लिए किसी विशेष निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा भारत के नागरिकों को वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया है? तो वयस्क मताधिकार किस मत के अधिकार के नागरिकों के वयस्क मताधिकार प्रदान जो है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो वह किया गया अनुच्छेद 325 द्वारा, 327 द्वारा, 326 के द्वारा, 328 के द्वारा। तो नागरिकों के वयस्क मताधिकार जो है प्रदान किया गया है अनुच्छेद 326 के द्वारा। ऑप्शन सी सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार भारत का ऐसा नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है और संविधान का समुचित विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन अनिवास, चित्त विकृति, अपराध या भ्रष्ट या अवैध आचरण के आधार पर अन्यथा निर्हरित न किया गया हो तथा किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत है, वह लोकसभा एवं राज्य की विधानसभाओं में मत देने का हकदार होगा। इस प्रकार अनुच्छेद 326 भारतीय नागरिकों को सार्वजनिक वयस्क मताधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो वो है अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 325, अनुच्छेद 326 या अनुच्छेद 327। तो वो है अनुच्छेद 326 में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था की गई है। ऑप्शन सी सही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 333 सुनिश्चित करता है। तो अनुच्छेद 333 क्या सुनिश्चित करता है? ऑप्शन ए में है कि राज्य की विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व। ऑप्शन बी में है राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए स्थान का आरक्षण। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व। लोकसभा में अनुसूचित जाति या जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। तो अनुच्छेद 333 सुनिश्चित करता है कि राज्य की विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व। ऑप्शन ए सही है। संविधान का अनुच्छेद 333 राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है। इसमें कहा गया था कि यदि किसी राज्य के राज्यपाल की यह राय है कि उस राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो वह इस समुदाय के एक सदस्य को विधानसभा में मनोनीत कर सकता है। और अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण है। अनुच्छेद 331 में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व वर्णित है। और अनुच्छेद 332 में राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान का आरक्षण है। लोकसभा और विधानसभाओं में आंग्ल भारतीयों को मनोनीत किए जाने का प्रावधान 25 जनवरी 2020 के बाद से समाप्त हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में राष्ट्रपति को राज्यसभा से संबंधित सलाह देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का उपबंध है। यह किस अनुच्छेद में निहित है? तो राष्ट्रपति को राजभाषा से संबंधित सलाह देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का उपबंध है। यह किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 343 में, अनुच्छेद 344 में, अनुच्छेद 345 में, अनुच्छेद 346 में। तो वो है 344 में। अनुच्छेद 344 में राष्ट्रपति को राज्यसभा से संबंधित सलाह देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति करने का उपबंध किया गया है। ऑप्शन बी सही है। संविधान में राष्ट्रपति को राजभाषा से संबंधित सलाह देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 344 में किया गया है। 7 जून 1955 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बीजी खेर की अध्यक्षता में प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन किया था। संविधान के भाग 17 में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है और अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, इसका उल्लेख है।
संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्था देता है कि प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर मातृभाषा को निर्देश देने की समुचित सुविधा प्रदान करना प्रत्येक राज्य का प्रयत्न होना चाहिए? ऑप्शन ए है 349, ऑप्शन बी है 350, ऑप्शन सी है 351, ऑप्शन डी है 350 ए। तो यह है ऑप्शन डी 350 ए। प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर मातृभाषा में निर्देश देने की समुचित सुविधा प्रदान करना प्रत्येक राज्य का प्रयत्न होना चाहिए। यह संविधान के अनुच्छेद 350 ए में वर्णित है। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किसी राज्य के विधायी अधिकार संसद को सौंप सकते हैं? तो वो है अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 456, अनुच्छेद 328। तो वो है अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति किसी राज्य के विधायी अधिकार संसद को सौंप सकते हैं। 356 में वर्णित है। ऑप्शन बी सही है। भारत के राष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 एक ख के द्वारा राज्य विधानमंडल की शक्तियां संसद को सौंप सकते हैं। अनुच्छेद 356 के तहत यदि किसी राज्य को राज्यपाल के प्रतिवेदन पर या अन्यथा राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाए कि उस राज्य में शासन तंत्र विफल हो गया है तथा वह सब संविधान के अनुरूप नहीं चलाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर देगा और राज्य की सभी कार्यपालिकीय शक्तियां अपने हाथों में ले लेगा। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां प्राप्त हैं। राष्ट्रीय आपातकाल, इसका वर्णन अनुच्छेद 352 में है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में वर्णित है तथा वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 में वर्णित है। युद्ध, बाह्य आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 लागू करता है। जब राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि भारत की वित्तीय साख को अथवा स्थायित्व को खतरा है, तो राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के अंतर्गत लागू कर सकता है और अभी तक वित्तीय आपात हमारे देश में लागू नहीं हुआ है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 निम्न में किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 356 जो है वो किससे संबंधित है? राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर लगाए जाने वाले आपात से या संघवाद से या संवैधानिक उपचारों का अधिकार से या राष्ट्रपति का महाभियोग से। तो अनुच्छेद 356 जो है वो राज्यों के संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर लगाए जाने वाले आपात से संबंधित है। ऑप्शन ए सही है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा आपात घोषणा की जा सकती है। ऑप्शन ए में है कि स्वयं उसके निर्णय के अनुसार, ऑप्शन बी है लोकसभा के अनुरोध पर, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर, ऑप्शन डी है मंत्रिपरिषद के लिखित परामर्श पर। तो अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा आपात उद्घोषणा की जा सकती है मंत्रिपरिषद के लिखित परामर्श पर। ऑप्शन डी सही है। किस राज्य में राष्ट्रपति शासन किस प्रावधान के अनुसार लगाया जाता है? तो वो लगाया जाता है 356, अभी ऊपर हमने देखा। ऑप्शन डी सही है। राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, तो राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है अनुच्छेद 74 के अंतर्गत, अनुच्छेद 75 के अंतर्गत, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत या अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। तो राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है 356 के अंतर्गत। ऑप्शन सी सही है। वित्तीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो वित्तीय आपात की घोषणा जो है वो 360 के अंतर्गत, अनुच्छेद 360 में इसका वर्णन है। ऑप्शन डी सही है। संविधान के अनुच्छेद 360 यह उपबंध करता है कि यदि राष्ट्रपति को समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें भारत या उसके किसी भाग में वित्तीय स्थायित्व या प्रयत्न साख संकट में है, तो वह यह घोषणा कर सकता है कि वित्तीय आपात घोषणा लागू कर सकता है। 360 द्वारा जारी की गई उद्घोषणा की काल अवधि 2 महीने होगी। यदि उक्त 2 महीने की समाप्ति के पूर्व संसद द्वारा अनुमोदित नहीं कर दी जाती है,
संसद द्वारा एक बार अनुमोदित किए जाने के बाद वित्तीय आपात की उद्घोषणा अनिश्चित काल जब तक वापस न ली जाए प्रवर्तन में रहेगी। अब तक भारत में वित्तीय आपातकाल कभी लागू नहीं हुआ है। निम्न में से किस भारतीय संविधान के अनुच्छेद का व्यवहार में कभी क्रियान्वयन नहीं हुआ है? तो वो है अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 52 और अनुच्छेद 356। देखिए अनुच्छेद 360 के अंतर्गत व्यवहार में कमी एवं क्रियान्वयन नहीं हुआ है, यह नहीं हुआ है। तो 360 में, क्योंकि 360 में जो है वो क्या है, वित्तीय आपात है। ऑप्शन बी सही है इसमें। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया उल्लिखित है? तो वो है 352, 368, 370, 382। तो वो है 368। ऑप्शन बी सही है। अनुच्छेद 368 के अनुसार संशोधन प्रक्रिया उल्लिखित है। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की शक्ति एवं प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। इसमें कहा गया है कि इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी संसद अपनी संविधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए इस संविधान के किसी उपबंध या परिवर्तन या निरसन के रूप में इस अनुच्छेद में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार संशोधन कर सकेगी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में है कि संविधान संशोधन की शक्ति सिर्फ संसद के पास है। संविधान के संशोधन के लिए विधेयक किसी भी सदन में आरंभ किया जा सकता है। संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, जो इस पर अपनी अनुमति देने हेतु बाध्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संशोधन की प्रक्रिया परिभाषित है? तो यह अनुच्छेद 368। ऑप्शन बी सही है। भारत के संविधान के किस भाग में अनुच्छेद 370 को स्थान दिया गया है? तो देखिए 370 को स्थान दिया गया था जब ये प्रश्न पूछा गया था, तो उस समय यह था। अभी 370 को ख़त्म कर दिया गया है। तो उस समय जो सही था वो संविधान के 18वें भाग में, संविधान के 19वें भाग में, संविधान के 21वें भाग में या संविधान के 22वें भाग में। तो 370 को स्थान दिया गया था संविधान के 19वें भाग में। ऑप्शन बी सही है इसमें। भारतीय संविधान के भाग 21 में अनुच्छेद 370 को स्थान दिया गया था। इसमें अस्थायी एवं संक्रमणकालीन विशेष उपबंध की व्यवस्था की गई थी। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करता था, परंतु 6 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति द्वारा एक अधिसूचना जारी कर अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति को समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि इस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है? तो यह है अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 393 या अनुच्छेद 395। तो यह अनुच्छेद 393 में यह लिखा गया है कि इस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है। संविधान के अनुच्छेद 393 में लिखा गया है कि संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है। अनुच्छेद 394 में संविधान को लागू होने की तिथि 26 जनवरी 1950 का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में वर्णित विशिष्ट प्रावधानों के तहत अनुच्छेद 371 के अंतर्गत निम्न में से किस राज्य का वर्णन नहीं है? तो 371 के अंतर्गत किस राज्य का वर्णन नहीं है? तो महाराष्ट्र का है, गुजरात का है, तमिलनाडु का है, आंध्र प्रदेश का है। तो यह तमिलनाडु का है। 371 के अंतर्गत तमिलनाडु का वर्णन नहीं है। अनुच्छेद 371 के अंतर्गत महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध किए गए हैं। अनुच्छेद 371 क में नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध किया गया है। इसी प्रकार अनुच्छेद 371 ख में असम और अनुच्छेद 371 ग में मणिपुर, अनुच्छेद 371 घ में आंध्र प्रदेश या तेलंगाना, अनुच्छेद 371 च में सिक्किम, अनुच्छेद 371 छ में मिजोरम,
और अनुच्छेद 371 ज में अरुणाचल प्रदेश, अनुच्छेद 371 झ में गोवा राज्य के संबंध में विशेष उपबंध किए गए हैं। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो जो सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। 371 सी अरुणाचल प्रदेश, 371 डी आंध्र प्रदेश, 371 जी मिजोरम और 371 आई गोवा। तो वह है 371 सी अरुणाचल प्रदेश, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित हैं। 371 सी में मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष उपबंध दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश के बारे में विशेष उपबंध अनुच्छेद 371 एच में दिया गया है, तब विकल्प ए जो है वो सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो जो सही सुमेलित नहीं है वह बताना है। तो भाग 2 नागरिकता से संबंधित है, भाग 3 मौलिक अधिकार से है, भाग 4 राजनीति के निर्देशक तत्व से संबंधित है, या भाग 5 मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। तो जो सही सुमेलित नहीं है वह है भाग 5 मौलिक कर्तव्य। ऑप्शन डी सही है। मूल कर्तव्यों का प्रावधान संविधान के भाग 4 क में है, न कि भाग 5 में। उल्लेखनीय है कि हमारे मूल संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन नहीं था। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में भाग 4 क एवं अनुच्छेद 51 क जोड़कर 10 मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक मूल कर्तव्य और बढ़ा दिया गया। इस प्रकार वर्तमान में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। मूल कर्तव्यों को सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। और यह है इस सीरीज का अंतिम प्रश्न। तो ये प्रश्न आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।